पैसे से लेके अगर आप किसी को मार दो और फिर पैसे दे के बोलो कि केस सुलह कर दो, तो ऐसा थोड़ी होता है। आप उतना पैसा खुद ले लो और अब जिसको मारे हो उसको वापस कर दो। और इतना परेशानी होते हुए भी और न्याय नहीं मिलेगा तब तो दिल टूट ही जाएगा। फिर कैसे कौन करेगा आरटीआई? इसमें तो कोई वेतन भी नहीं है। बहुत सारे आरटीआई कार्यकर्ता हैं जिनके बारे में मैंने सर्च किया है, तो सबके साथ मतलब गलत हुआ है। कुछ एक दो चंद गिने चुने बचे हैं, लेकिन बाकी सबके साथ गलत हुआ है। सत्य की तो लड़ाई लड़ना चाहिए। सत्य की लड़ाई नहीं लड़िएगा तो ये असत्य बढ़ेगा ना। तो हम लोग लेडीज लोग थे, अपना आए ज़बरदस्ती अपना कार्य ले गए हैं, तो सोचे भलाई करेंगे हम, तो भलाई क्या करेंगे, तो वो बुराई कर दिए हैं। विपिन कुमार अग्रवाल की हत्या अतिक्रमणकारियों द्वारा षड्यंत्र रचकर हमारे पुत्र विपिन कुमार अग्रवाल की हत्या कराई गई है। भारत का संविधान एक ऐसा दस्तावेज जो न सिर्फ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला है, बल्कि यह सिस्टम की कमजोरियों या उसकी कमियों पर सवाल उठाने के लिए कई अधिकार देता है। इसके अनुच्छेद 19 के तहत देश के सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है, लेकिन किसी भी विषय पर बोलना आपके लिए तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक कि आपके पास सूचना नहीं होगी। सामान्य से सामान्य व्यक्ति को जानने का अधिकार हो, लेकिन वहाँ सीमित न हो, उसे सत्ता को क्वेश्चन करने का भी अधिकार हो। सूचनाओं से ही विचार बनते हैं, सूचनाओं से ही लेखन होता है और इसी आधार पर अभिव्यक्ति की जा सकती है। यानी कि यदि अनुच्छेद 19 की मूल भावना को लागू करना है तो जनता को सूचनाएं दी जानी चाहिए। यहीं से जन्म हुआ सूचना के अधिकार कानून यानी कि आरटीआई एक्ट का। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य की विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। एक ऐसा कानून जो देश के हर एक नागरिक को ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रपति भवन तक के दस्तावेजों को प्राप्त करने का अधिकार देता है। सरकारी आदेशों, कानूनों, नीतियों और निर्देशों को जानने का मौका देता है। हालांकि इस मूलभूत अधिकार के रास्ते में कई सारे अड़चनें खड़ी कर दी गई हैं। महज सूचना मांगने के कारण देश के कम से कम 97 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। देश में आरटीआई एक्ट लागू करने का मकसद ही यही था कि जनता को एक ऐसा अधिकार दिया जा सके जिसका वे इस्तेमाल कर सरकारी पैसे का लेखा जोखा और उससे जुड़े दस्तावेजों को प्राप्त कर सकें। लेकिन इस कानून के लागू होने के साथ ही इसे कमज़ोर करने की कोशिश शुरू हो गई। सूचना अधिकारी जवाब देने से इनकार करने के तमाम रास्ते खोजने लगे और जब इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली तो आरटीआई आवेदकों को डराया धमकाया गया और इन सब से भी कोई समाधान नहीं निकला तो अंततः उनकी हत्या कर दी गई। बिहार इस मामले में काफ़ी अग्रणी है। साल 2005 में इस कानून के लागू होने के बाद से बिहार में कम से कम 20 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। विजय अग्रवाल का अकेलापन बढ़ता ही जा रहा है। उम्र के इस पड़ाव पर जब व्यक्ति को अपने बच्चों के साथ की ज़रूरत होती है, ऐसे में वह परिवार को बचाने और उन्हें सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले साल 24 सितंबर 2021 को उनके बेटे विपिन अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये विपिन जो है सो आरटीआई एक्टिविस्ट था। आरटीआई एक्टिविस्ट था और हाई कोर्ट में वो अतिक्रमण के खिलाफ है सो
मुकदमा दायर किया था। उसी मुकदमा के दरमियान है सो उसको जगह को खाली कराने के लिए ये अतिक्रमण टूट रहा था। उसी में प्रशासन जो है सो भीड़ को उसका करके कि जाओ है सो विपिन केस किया है, उसकी औरत को पकड़ के लिए आओ, विपिन को पकड़ के लिए आओ, वो लिख के दे देंगे तो हम मान जाएंगे, नहीं तोड़ेंगे। उसी को लेकर के भीड़ को उस्काया गया और हमारे घर पर हमला किया गया। हमला में है सो बहुत संपत्ति का नुकसान भी हुआ। तो उसमें उस दिन 24/9 को जो है सो यहाँ से मवेशी हॉस्पिटल गया है गाय के लिए दवा लाने। उधर से लौट रहा था मवेशी अस्पताल से, तो ब्लॉक गेट के पास मेन रोड पर चढ़ने के क्रम में पीछे से मोटरसाइकिल से 2 आदमी था, आया और इस पर ऐसो फायरिंग किया और भाग गया। उसके बाद जो है सो उसका बड़ा लड़का रोहित जो है वो बेचैन रहने लगा कि केस जो हुआ ना तो पुलिस उसमें अनुसंधान नहीं कर रही थी, पकड़ धकड़ नहीं कर रही थी। प्रशासन है सो लीपा पोती के फेर में लगी हुई थी। पोता मेरा है सो इसके लिए आवाज़ उठाया। आवाज़ उठाने के बाद 2-4 शूटर पकड़ाए, लेकिन जो सेटर हैं उनको गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। चूँकि सेटर का गिरफ्तारी होने के बाद सारा केस खुल जाता, इसलिए अभी तक अभी एट प्रेजेंट अभी तक है सो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तेईस तारीख को जब हमारे पोते का एग्ज़ाम समाप्त होता है तो उसी दिन शाम को हमसे बोला कि दादाजी हमको है सो एसपी के यहाँ जाना है, सो मेरा एग्ज़ाम आज ख़त्म हो गया, सो हमको पापा के लिए इंसाफ चाहिए, सो हम एसपी के यहाँ जाएंगे। उसके बाद जब ये एसपी ऑफिस गया है तो एसपी साहब से मुलाकात नहीं हुई है। नहीं होने के बाद जो है सो 5:30 लगभग जब हो गया है, एसपी से मुलाकात नहीं हुई है, लाइन में खड़ा था। उसके बाद एसपी शायद किसी डीएसपी को चार्ज दे दिए कि लोग खड़े हैं, इनका आप देख लीजिएगा, हम जा रहे हैं। इसका और था कि हम सो एसपी साहब से ही हम अपना फरियाद कहेंगे और किसी से नहीं कहेंगे। इसी को लेकर के वहाँ कुछ विवाद हुआ है। इसको वहाँ से मतलब कि जो भी अब क्या इसके साथ हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इसको वहाँ से भगाया गया है। उसके बाद 7 बजे के लगभग में वो लड़का आया है। आने के बाद पिटीशन हमको दे दिया। उस पिटीशन पर एसपी ऑफिस का मोहर भी लगा हुआ है मेरे पास। पिटीशन हमको लौटा दिया। हम बोले क्या हुआ, क्या बात हुआ, तो था आवेश में लगे हमको। हम लोग कहाँ जा रहा है, तो थोड़ा मार्केट हम जा रहे हैं। मार्केट से आया है, अब क्या करने गया था मार्केट ही हमको पता नहीं है। मार्केट से आया है, आने के बाद जो है सो कब वो है सो हमारे घर के सामने जो बिल्डिंग है उस पर कब जो है सो गिलिन में माटी तेल लेके चढ़ गया ऊपर। उसके बाद हमको फ़ोन किया कि हम आपको 15 मिनट का समय देते हैं। पापा को तो इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ हम लेके रहेंगे, है ना। सो आप 15 मिनट के अंदर में पब्लिक को जमा कर लीजिए और है सो प्रशासन को जमा कर लीजिए। 15 मिनट के बाद है सो हमको शरीर से बॉडी मिलेगा आपको, लेकिन हमसे भेंट नहीं होगा। और शरीर पर तेल गिराया है और माचिस लगाया है। माचिस लगाने के बाद ऊपर से है सो छलांग लगा के नीचे। जिस दिन की ये घटना बताई जा रही है उस दिन उस लड़के ने मिलने का समय लिया था, तो हमने उसे 3 से 5 के बीच में कहा था कि हम 3 बजे मिलेंगे और 3 से 5 हम यहाँ बैठे भी थे।
मुझे ये नहीं पता था कि वो वही लड़का है। मुझे लगा कि साधारण पब्लिक, जो भी पब्लिक है आ रही है, तो नॉर्मली हम सभी को एक समय देते हैं। आपको भी समय दिया कि 12 बजे मिलेंगे, तो 12:15 बजे हम आपसे मिल रहे हैं। तो 3 बजे हमने समय दिया था, हम यहाँ 5 बजे तक बैठे रहे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ एक मीटिंग थी जिसमें कि मुझे जाना पड़ा। लेकिन मेरे जाने के बाद भी यहाँ पर डीएसपी बैठे हुए थे जो बाकी लोगों से मिल रहे थे। अभी इस बीच में बात ये आई कि वो किसी और से मिलना नहीं चाहा। सिक्योरिटी गार्ड ने उससे कहा कि डीएसपी यहाँ पे बैठी हुई है, आप इनसे मिल के अपनी शिकायत बता दीजिए। तो वो वहाँ से मिले बिना चला गया, जिसकी पुष्टि हुई है 5:27 पर लड़के का उसके चाचा के साथ जाते हुए वीडियो है। उसके साथ कोई दुर्व्यवहार यहाँ पे नहीं हुआ है। हमने इस मामले में गिरफ्तार किए गए 2 शूटरों का बयान और केस डायरी प्राप्त की है, जिसमें उस दिन की घटना का स्पष्ट विवरण है। इस मामले में 26 लोगों के नाम सामने आए थे, जिसमें से 15 लोगों के खिलाफ आरोप सत्य पाया गया है। बाकी के 11 लोग जांच के दायरे में हैं। जांच का मतलब लिपापोती, ये जांच का एक बहाना है। उसमें 1 नंबर में राजेंद्र प्रसाद गुप्ता का नाम है, जिन्होंने पैसा दिया है, जिसने सेटिंग किया है। उन लोगों की एक भी गिरफ्तारी नहीं है। वो लोग गिरफ्तार होंगे क्योंकि वो इनक्रूचर लोग हैं, वही लोग सही बात बता सकते हैं। उनको गिरफ्तार करने से पुलिस है सो बच रही है। उसमें जो है जैसे कि भुआल प्रसाद हैं, हीरा अग्रवाल हैं, गौतम अग्रवाल हैं, केशव लाल शाह हैं, पप्पू खंडेलवाल हैं, प्रमोद अग्रवाल हैं। इन लोगों पर केस 2 है, लेकिन ये लोग इन क्रूचर में से आते हैं, चंदा देने वाले लोग हैं, लेकिन इन लोगों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो रही है। हमने सर्किल ऑफिस के कुछ ऐसे दस्तावेज भी प्राप्त किए हैं जिसमें कस्बे के विभिन्न लोगों द्वारा भूमि कब्जा किए जाने का विवरण है। खास बात यह है कि इसमें उन लोगों के भी नाम दर्ज हैं जो विपिन अग्रवाल की हत्या मामले में आरोपी हैं। हालांकि जिले के एसपी डॉक्टर आशीष कुमार का दावा है कि पुलिस प्रशासन मामले में उचित जांच कर रही है। शूटरों ने जो कन्फेशन स्टेटमेंट में दिया था कि किसने प्लानिंग की है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जिनका नाम उन्होंने नहीं बताया है उसको जांच में रखा गया है। किसी का नाम निकाला नहीं गया है। पुलिस अनुसंधान में ये बातें सामने आने वाली थी, लेकिन परिवार के द्वारा लगातार पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके पहले भी जो उनकी वाइफ है, उन्होंने हाथ की नस काट करके आत्महत्या करने की धमकी दी और जिस दिन हम लोग मिलने गए उस दिन भी उन लोगों ने कहा कि इतने दिन में नहीं गिरफ्तारी हुई तो हम आत्मदाह करेंगे, हम आत्महत्या करेंगे। इस तरह का पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है उस फैमिली के द्वारा लगातार। हमारी माँ मरी, एक बूंद आंसू नहीं आया। सास ससुर, अगल बगल, पत्नी मरी तो भी हमको आँख में आंसू नहीं आया। बिपिन गुजरा तो भी हमारे आंख में आंसू नहीं आया। लेकिन ये लड़का हमको रुला के चला गया। अभिजीत उस समय सिर्फ 16 साल के थे। उस शाम वह खेल रहे थे, तभी उन्हें खबर मिली कि उनके पिता राम कुमार ठाकुर की हत्या कर दी गई है। ठाकुर एक आरटीआई कार्यकर्ता थे और साथ में वकालत भी करते थे। उनके बड़े भाई जनार्दन ठाकुर बगल वाली स्टडी रूम से एक बोरी भरा कागजात निकालते हैं और उन्हें तख्त पर बिखेर देते हैं। उन दिनों की यादें फिर ताज़ा हो जाती हैं जब इन कागज़ों के आधार पर गाँव में खूब हो हल्ला हुआ था। मनरेगा योजना में कई भ्रष्टाचार उजागर हुए थे, जिसके बाद गांव में सोशल ऑडिट कराया गया था। पंचायत लेवल पे जो भी मनरेगा के थ्रू या पंचायत लेवल के थ्रू जो भी काम हो रहे थे, उनमें गलत तरीक़ों से एक्चुअली जो काम हुआ नहीं, जो लोग काम करने वाले उन्होंने काम किया नहीं, जो मर चुके हैं उनके नाम पे पैसा उठ रहा है, काम हुआ नहीं उसका पैसा उठ रहा है। तो इसको देखते हुए इन्होंने आरटीआई से इसकी मांग की थी, जिसमें बहुत सारे चीज़ें इनको पता चली कि बहुत सारा करप्शन हो रहा है। इसमें उजागर किया था कि मनरेगा में घोटाला था और इंदिरा आवास में भी घोटाला था। ये सब मिला के निगरानी में केस किया गया था। उसमें सुंदेश्वर साहनी मुद्दई थे और हमारा भाई उसमें गवाह था।
वकील भी था और कागज भी करता था, और इन्होंने गवाह था, है ना। और सुंदेश्वर साहनी ने ही केस किया था निगरानी में। इसमें मास्टर उस्टर के बहाली में भी घोटाला है ना। इस सब के तहत मैंने उसको इसके प्रति क्षोभ था और दुश्मनी बनाए हुए था। कई जगह मारा पीटा, उससे नहीं हुआ तो हम पर भी वार किया बथान में, है ना। अंत में वो अपना खिला के उसको मार दिया पोषण तक। डराते नहीं थे किसी से, उनको डर नहीं लगता था, उनका पेशा था वो काम करने। जो यहाँ के मुखिया थे उनके अगेंस्ट, तो जब उन्हें पता चला कि वो ऐसा कर रहे हैं तो घर पे आके धमकी देना, मेरे फैमिली मेम्बर्स को, चाचा को, सबको बोलना कि आप केस नहीं करो, ऐसा नहीं करो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, है ना। तो लेकिन इनको ये पता नहीं था कि वो ये सब कर सकता है, तो ये बोलते थे कि नहीं क्या कर लेगा, गांव का आदमी है क्या कर लेगा, है ना। लेकिन उसके बाद फिर केस करवा देना, SC ST एक्ट के थ्रू केस करवा देना, मैंने बहुत सारी चीज़ें जहाँ सोशल ऑडिट में हमला कर देना, रास्ते पे जाने पे हमला कर देना, बहुत सारी चीज़ें हुई। कोर्ट से लौटते समय 5 बजे शाम में, शनिवार दिन था 23 मार्च को, उनकी हत्या कर दी गई। केस चल रहा है, सब गाँव में है, गाँव में घूमता है, बराबर 16 माह की बात करता है, कोई फरार नहीं। यदि यह धंधा हम लोग कर दिए रहते तो आज मेरा मिट्टी नहीं रहता इस ज़मीन पर। लेकिन वो मर्डर करके गांव में घूम रहा है। कभी भी मनियारी थाना हमारे पास में नहीं आया उसको पकड़ने के लिए, छापा मारने के लिए, है ना। या STF पटना से बहाल हुआ है तो 1 ठो पकड़ाया है, 1 ठो दारू वाला मुकदमा में गया है कि मनियारी थाना आज तक सहायता हमको नहीं दिया। अगर आप किसी को मार दो और फिर पैसे दे के बोलो कि केस सुलह कर दो, तो ऐसा थोड़ी होता है। आप उतना पैसा खुद ले लो और अब जिसको मारे हो उसको वापस कर दो। हम लोग शशिधर मिश्रा के घर जा रहे हैं। शशिधर बिहार के पहले ऐसे RTI कार्यकर्ता थे जिनकी साल 2010 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो 2006 से ही RTI पर काम कर रहे थे और सरकारी पैसे से जो निर्माण कार्य हो रहे थे उसका कई खुलासा किया था, उससे संबंधित जो भ्रष्टाचार हुए थे। और ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई और अंततः उनकी हत्या कर दी गई। तो चलकर देखते हैं कि आज 12 सालों बाद उनकी इस केस की क्या स्थिति है और क्या उनके परिवार को न्याय मिल पाया है। पापा शाम को ही मतलब गए थे सामान पहुंचाने के लिए दुकान में। उसके बाद खाना बन ही रहा था तभी मतलब आवाज़ आया था, वो मुझे भी याद है। तो सभी को लगा कि कुछ बगल में फंक्शन हो रहा है, तो आतिशबाजी हुआ होगा, पटाखा फूटा होगा, तो कोई गौर नहीं किए। तो बाहर से कोई आदमी गुजर रहे थे तो वो बताएं कि किसी को मार के गिरा दिया गया है। हम लोग को लगा कोई होगा। दरवाज़ा खोल के निकले चाचा जी, मेरी बुआ, तो फिर वहाँ देखें कि मेरे पापा थे। धमकी थी, लोग दिए थे। अगला आदमी का धमकी उमकी था तो वो अपना लिखे थे एप्लीकेशन, तो सब तो SP साहब ले गए हैं। हम तो पढ़ी लिखी तो नहीं है जो हम जानते जी क्या है नहीं है इसमें। SP साहब बोले जो हम देखेंगे कागज तो आगे केस बढ़ाएंगे, कौन खून किया नहीं किया, हत्यारे को पकड़ेंगे हम। तो हम लोग लेडीज लोग थे, अपना आए ज़बरदस्ती अपना कागज ले गए हैं। तो सोचे भलाई करेंगे हम, तो भलाई क्या करेंगे, तो वो बुराई कर दिए यार। और बोले कि जो आप ही लोग खून किए, आप ही लोग फंसा दिए हम। FIR कराया गया, जिसका नाम दिया गया वो गिरफ्तार हुए। कुछ दिन तक केस चला। उसके बाद फिर जब केस में किसी को नहीं देखा गया और उनका जो पब्लिक PP थे जो वो घूस खा लिए, तो वो भी मतलब मम्मी को सिखाएं कि अगर आप नहीं देखी हैं, तो वो बात तो सही था। मम्मी ने बोला कि मैं किसी को नहीं देखी हूँ, तो वहीं पे उनका केस क्लोज हो गया। जिनका नाम है गवाह में, तो वो अब नहीं जाते हैं। उसके बाद केस का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मतलब हम कैसे बोलेंगे समाप्त किया, हम तो नहीं चाहते ऐसे समाप्त हो जाए, लेकिन जितना लोग हैं इसमें कैसे हम लड़ेंगे सबसे, ये भी तो नहीं है मेरे पास पावर। हम तो चाहते हैं कि सर आगू बढ़े, मतलब जितना हथियार है उसको पकड़ाए सब फंसे वो, लेकिन हम क्या करें, मजबूर हैं हम लोग। पढ़ी लिखी नहीं है, छोटा छोटा बच्चा है,
ये मजबूर हैं हम, कोई आगे पीछे है नहीं आदमी मेरे पास। जिस तरह से मैं दूसरों बच्चों को देखता हूँ कि गार्जियन उनका काम करवाते हैं, कोई मतलब सोचना नहीं पड़ता है किसी पढ़ाई को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, हमारे ऊपर गार्जियन है वो करेंगे। तो हमारे साथ वो चीज़ नहीं था, सोचना पड़ता था कि इस चीज़ के लिए हम कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे। कुछ अगर कॉपी खरीदना है या स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो फीस नहीं लगता था, लेकिन बाकी बहुत सारा खर्चा होता है उसमें पढ़ाई को लेकर। अभी आगे तो बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ रहा है खर्चा, तो सोचना पड़ता है कि इस चीज़ को कैसे करें हम मैनेज। ट्यूशन का खर्चा हम कहाँ से लाएंगे, इसके लिए ऑनलाइन क्लास करते हैं। ऑनलाइन के लिए हमारे पास मोबाइल नहीं है, दूसरे के फ़ोन से पढ़ते हैं, हम जाके ग्रुप स्टडी करते हैं। तो ये बता रहे थे कि इस गांव में सब नाली वगैरह नहीं मिल पाया, इसी गांव में नहीं बना है, बाकी गांव में बना हुआ है। काफी उनका RTI अभी सारा रखते थे। तो RTI इस्तेमाल 2008-9 से करे थे। तो खुलासा एक लाहौर सिंचाई विभाग मनरेगा जो हुआ था तो काम उसका मतलब ऐसे ही करके छील के चल गया था। लेकिन जो RTI के तहत जो है कानूनी कार्रवाई करवा के जो है वो फिर से उसको खनना, ठेकेदार उसको दोबारा खना 2 साल बाद 2.5 साल। उस तालाब से क्या हो रहा है? उस तालाब से हम लोग को बहुत लाभ मिल रहा है। अभी गेहूं हो रहा, धान हो जाता, बारिश नहीं होता तो उसी से पटवन होता है। माल जाल नहाना खींचना, हम लोग गरीब गुरिया जितना लोग है तो उसी से नहाना खींचना होता है। मनरेगा में अभी तो इसमें देखे डॉक्यूमेंट्स में जो है ही 55 लाख का घोटाला, उसी से जांच चल रहा था और जांच के दौरान मारपीट भी किया। 1 साल के बाद तो घटना ही हो गया। उन लोगों ने किस चीज से हमला किया था? उस लोग लोहा के रड से भी था, पत्थर था वहाँ, और पिस्तौल से गोली भी मारा गया था। सबसे पूरा हरबे हथियार से, धारदार हथियार भी था। और कितने जेल में हैं, कितने बाहर हैं? एक जेल में 8 लोग बाहर हैं। 8 लोग जेल पर बाहर। और जो लोग बाकी है, जो 8 लोग जेल गए थे, कितने दिनों के लिए जेल रहे थे? बस सब 3 महीना में सब बाहर में, सबको बेल मिल गई। दबाव बनाता, धमकी भी देता कि मैनेज करो, नहीं तो फिर वही अंजाम, वही हाल करेंगे, सब बोलता है। फिर भी हम लोग बोले भाई नहीं, हमको तो जो भी करना है करो, लेकिन हमको न्याय चाहिए। ऐसे तो हम लोग अब मतलब कोई काम के नहीं रहे। जो हमारा कर्जदार थे लाइन पर ले जाने के लिए वही थे, पढ़े लिखे। वो डिमांड है कि जो हम जैसा किया वैसा हमको होना चाहिए उन लोग को, और क्या उसको भी होना चाहिए फांसी। सजा तो पड़बे न करेगा उन लोग के। तू लोग तो अभी धमकी दे रहा है, सुन रहे हैं। साल 2014 में संसद से विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट नाम का एक कानून पारित किया गया था। इसका मकसद ये था कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी पद पर बैठे किसी व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार का खुलासा करता है और उसे किसी तरीके का खतरा महसूस होता है तो वह इस कानून के तहत सुरक्षा मांग सकता है। इतना ही नहीं, इस कानून में मुआवजा देने का भी प्रावधान था, लेकिन यह एक्ट आज तक लागू नहीं किया जा सका। बिहार में हमने जितने भी RTI कार्यकर्ताओं के परिजनों से बात की, उनका यही कहना था कि यदि सरकार चाहती है कि लोग RTI का इस्तेमाल करते रहें और इसके ज़रिए भ्रष्टाचार का खुलासा होता रहे, तो उन्हें ऐसे लोगों को सुरक्षा देनी होगी या फिर इस दिशा में कोई विशेष कानून बनाने होंगे। बिहार के कई RTI कार्यकर्ताओं ने अपनी हत्या का आशंका जताते हुए पुलिस में ये आवेदन दिया था कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, लेकिन उनके घर तक पुलिसिया सुरक्षा उनके हत्या के बाद ही पहुँच पाई। रोहित का लाश जब यहाँ पर आया तो प्रशासन है सो एकदम टोपी, रिवॉल्वर, पिस्तौल लेके पहुंच गया। क्या करने आए हैं आप लोग?
बेटा मेरा सुरक्षा मांगते मांगते शहीद हो गया, लेकिन आप लोग कोई सुरक्षा नहीं दिए। ये आप लोग लाश का सुरक्षा करने आए हैं। आज जो आरोपित है हत्या के केस में, जो इस पर केस ट्रू है, उसके यहाँ पुलिस जाकर के चाय नाश्ता कर रही है। अभी 10, 15, 20, 25 RTI करता का मर्डर हो गया, लेकिन फिर भी जो करने वाला है साहस छोड़ रहा है। यह कानून किस लिए बना, किसके लिए बना? हमारे लिए बना, जनता के लिए बना, लेकिन लुटेरा इसको मान नहीं रहा है, मनमानी कर रहा है। एक तो उनका जान चल गया, सच्चाई मांगने चलती, अभी कितना डॉक्यूमेंट्स है, और जो है इसमें कानून भी कितना तरीका से हम लोग का पूछ रहा है, जान भी गया और उसको कितना अभी हमको साबित करना पड़ रहा है। फलनास बोलवा रहे हैं, चिल्लास बोलवा रहे हैं, गोवा ले गए, और इतना परेशानी होते हुए भी और न्याय नहीं मिलेगा, तब तो दिल टूट ही जाएगा। देखिए, हमारे व्यक्तिगत संज्ञान में और मेरे कार्यालय के संज्ञान में ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है जिसमें किसी व्यक्ति ने कहा हो कि पुलिस एकदम शिथिल हो गई है, कार्रवाई नहीं कर रही है। जो प्रक्रियात्मक डिले है वो ज़रूर हो सकती है कुछ मामलों में, जैसा आपने खुद कहा कि पुलिस पकड़ती है लेकिन अभी तक सज़ा नहीं हुई है, तो वो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। ये RTI गलत कानून नहीं है। कानून जो है आम पब्लिक के हाथ में बहुत बड़ा एक तो शक्ति है भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन जो भी एक्टिविस्ट हैं उनको जो है सो प्रशासन या भूमाफिया या नेता उसको झूठा मुकदमा में फंसा करके उसको है सो डिमोरलाइज करते हैं या उसको प्रताड़ित किया जाता है। उसको RTI के कारण जान नहीं गई है, जान तो गई है एडमिनिस्ट्रेशन के कारण ना। अगर मैं RTI के से थ्रू कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मांगा कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर मैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया किसी ऑफिसर के सामने, किसी डिपार्टमेंट में जाके, तो उन्हें तो इस पर एक्शन लेना चाहिए ना। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के कार्यकर्ता हों या कोई और भी NGO है या कोई भी इस तरह के लोग हैं जो काम कर रहे हैं और समाज के भ्रष्टाचार उन्मूलन की, जैसे आपने बात कही, या किसी भी मामले को उजागर करने के लिए अगर वो काम कर रहे हैं और कोई भी सूचना वो इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में वो सूचना को किस तरह से यूज़ करते हैं ये भी शायद एक समझने की ज़रूरत है। हर तरह से सूचना को सूचना प्राप्त करना आपको RTI में अधिकार है। उस सूचना का यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ कहाँ करेंगे, यूज़ किस तरीके से करना है, वो भी एक विषय बनता है। तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हारा कुछ लिया हुआ है या इससे तुम्हें कुछ मिल जाएगा, या तुम्हारा कोई चोरी कर लिया, तुमसे छीन लिया है, वो तो गवर्नमेंट का खाता है, तुम क्यों पीछे पड़े हो? यही बोलते हैं लोग। अगर मेरे गांव का डेवलपमेंट होगा तो हमारा डेवलपमेंट होगा, और गांव का डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हमारा डेवलपमेंट हो तो उसके लिए गांव के डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और गांव की डेवलपमेंट नहीं होगी और कैसे होगा वो तो देखना पड़ेगा ना। अगर नहीं हो पा रहा है या कोई नहीं कर रहा है तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। क्यों नहीं कर रहा है और क्यों नहीं हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है? जो भी आरोपी हैं पहले उन्हें ढूंढकर सज़ा देनी चाहिए। जो जिनके साथ ऐसा हुआ है, जो भी RTI कार्यकर्ता, चाहे मेरे पिताजी हों या कोई दूसरे हैं, तो उनके आरोपी की सज़ा मिले पहले। अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएं। RTI कार्यकर्ता कोई बड़े पद पे नहीं होते, वो खुद से बनते हैं, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो अगर सारी जनता या सारे लोग एकजुट हो जाएंगे, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, तो इस तरह का गलत कदम कभी नहीं होगा, गलत मामला नहीं आएगा आगे से, और किसी के साथ गलत नहीं होगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि कोई भी पीड़ित परिवार है और अगर वो न्यायालय में मुकदमे के बाद उसको फॉलोअप नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, तो सब तरह की उनके लिए अरेंजमेंट है, सुरक्षा का भी अरेंजमेंट है। गवाह सुरक्षा योजना बिहार में लागू है, उसके तहत वो अप्लाई करें कोर्ट में, और उनको उसके तहत बहुत सारी अलग अलग कंपोनेंट हैं। ये काम जो तुम कर रहा है इसमें रिस्क है, कभी भी खतरा हो सकता है। तो उसका जवाब यही होता था कि बाबूजी ठीक है, आपका कहना सही है, हम जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन हम नहीं लड़ते हैं तो भी हम मरते हैं, और लड़ेंगे तो भी मरेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम लड़ के ही मरें।